हेलो व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, आपका आज की नई क्लास नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है, पहले संसाधनों का परिचय करवा दिया था, संसाधन की परिभाषा मैंने आपको करवा दी। अब क्या है, संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे कि किस प्रकार संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है। जिन्होंने 11th-12th में पढ़ा था तो उन्होंने कुछ एक छोटे रूप में पढ़ा था, अब है विस्तृत रूप में किस प्रकार संसाधनों का वर्गीकरण किया जाता है। तो देखो, मुख्य रूप से 6 प्रकार से हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। किसका? संसाधनों का। ठीक है, ये पूरे विश्व आधार पर हो रहा है। किसके? विश्व आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किया गया। मुख्य रूप से 6 रूपों में किया गया, 6 के फिर उपभाग अलग अलग दिए गए। ठीक है, तो आपको ये जो चार्ट में बता रहा हूं, अगर मैं इसको लिखाने बैठूंगा तो लंबा चैप्टर हो जाएगा, तो वो मुझे लगता नहीं इन द सेंस काम बनेगा। हुआ अगर जैसे इसका चैप्टर इस पे मैं डिस्प्ले कर देता हूँ, इस पे आपको समझा देता हूँ, फिर भी अगर ऐसा रहा तो मैं आपकी उसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, आप इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली और परेशानी वाली बात नहीं है। आप इसी बोर्ड पे ही ध्यान से थोड़ा देखें, समझे, तो आराम से संसाधनों का वर्गीकरण आप समझ सकते हैं। पहले भी इससे परिचित हो चुके हैं। संसाधन होता क्या है? वह सभी रूप, स्वरूप, खनिज संसाधन होता है वस्तु जो मानव के उपयोग में आती है। वह सभी चीजें क्या जो मानव के उपयोग में आ जाती है, तो उसे क्या कह सकते हैं? संसाधन कह देते हैं। ठीक है, अब उपयोग में नहीं है तो ज्ञातव्य नहीं है कि यह संसाधन है भी कि नहीं, यानी यह मानव के उपयोगी है भी कि नहीं, तो वो संसाधन की कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, तो इसीलिए संसाधनों का कुछ, एक तो उत्पत्ति के आधार पर अलग अलग बताया गया। तो देखते हैं संसाधनों का वर्गीकरण। तो चलो क्लास शुरू करते हैं। ये क्लास बीए सेकेंड ईयर इंटीग्रेटेड सेकेंड ईयर बच्चों के लिए, ठीक है ना, बीए सेकेंड ईयर प्लस इंटीग्रेटेड बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए पेपर फर्स्ट का सेकेंड चैप्टर, पेपर फर्स्ट का फर्स्ट पेपर का सेकेंड चैप्टर ये, ठीक है ना। फर्स्ट चैप्टर हो चुका है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेकेंड यूनिट का, सॉरी पेपर फर्स्ट की सेकेंड यूनिट का है, सेकेंड यूनिट का, पेपर सेकेंड का सेकेंड यूनिट। ठीक है, अब चलो देखते हैं कि क्या है वर्गीकरण हमारे संसाधनों का। तो मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा है। 6 भागों के मैं नाम पढ़ देता हूं पहले। प्रकृति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, वितरण या उपलब्धता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, अधिकार क्षेत्र के आधार पर, और लास्ट कौन सा है? नवीनीकरण या पुनः प्राप्ति के आधार पर। देखो, ये 6 नाम आपने याद कर लिए तो उसके उपनाम आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। कैसे याद हो जाएंगे? क्योंकि जो आप वर्ड पढ़ो, देखो प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर क्या हो सकता है? एक तो या तो मानवीय हो सकते हैं या प्राकृतिक हो सकते हैं। ठीक है, उत्पत्ति यानी कि उसका उत्पत्ति कैसे हो रही है, जैविक है कि अजैविक है। देखो, भौतिक या इसको क्या बोल सकते हैं? अजैविक, भौतिक या अजैविक। वितरण या उपलब्धता के आधार पर, यानी कि पूरे विश्व में ऐसे ऐसे कौन से क्षेत्र है जहां पर क्या ऐसा है कि पूरे विश्व में समान आधार पर वर्गीकरण मिलता है सभी जगह। जैसे अगर मैं बोलूं कि पेट्रोलियम सबसे ज्यादा कहां है, तो आप बोलोगे खाड़ी प्रदेश में है सर। कहां पर है? खाड़ी प्रदेश में, या गल्फ कंट्री में है सर। यूं तो मैं बोलूंगा कैसे? तो अगर जब आप बोल रहे हो कि सर मैंने बोला पेट्रोल कहां पर है, सर्वाधिक तेल कहां है, तो आप बोल रहे हो गल्फ कंट्री या खाड़ी प्रदेशों में, अरब वगैरह इस एरिया में ज्यादा तेल उत्पादित होता है। तो अब इसलिए तो बोला मैंने वितरण एवं उपलब्धता के आधार पर, यानी कि प्रत्येक, जिस तरह हमारे धरातल एक समान नहीं है, कहीं पर्वत है, कहीं मैदान है, कहीं पहाड़ है, कहीं नदियां हैं, कहीं झरने हैं, इसी प्रकार जो हमारे संसाधन है वो भी एक समान, एक स्वरूप में उपलब्ध हमारी पृथ्वी पर नहीं है। कहीं पर जो उनकी भौगोलिक स्थिति ऐसी बन जाती है तो वो वहां पर उत्पन्न हो जाते हैं या वहां मिल जाते हैं। अब जैसे कि मैं बोलूं कि गल्फ कंट्री में तो क्या है? पेट्रोल है, यानी कि खनिज तेल वगैरह ज्यादा है, और इंडिया में क्या है? कृषि वगैरह ज्यादा है। तो ये यहाँ से हम क्या बेचते हैं? कृषि फल, फसलें वगैरह जो होती है हमारी, वो हम उनको निर्यात करते हैं, और आयात क्या करते हैं? पेट्रोलियम आयात करते हैं। इसी तरह सर्वाधिक मशीनों का उत्पादन कहाँ होता है? जापान वगैरह में होता है। तो ये हर एक क्षेत्र अलग अलग अपनी एक भूमिका रखता है, अलग अलग रूप रखता है। किसके आधार पर? वितरण एवं उपलब्धता के आधार पर। अब जहां पर सर्वाधिक मात्रा में होगा तो वो सर्वसुलभ, यानी कि पूरे विश्व में सर्वसुलभ है। ये मतलब ये तो ऐसा है कि सब जगह मिल ही जाता है, आसानी से मिल जाता है। इसको अपन सीधी सी भाषा में क्या बोल सकते हैं? अभी एक एक को ऊपर डिस्कस करेंगे, मैं ऐसे ही थोड़ा पर भूमिका बना रहा हूँ। सर्वसुलभ, फिर सामान्य सुलभ, फिर दुर्लभ, और फिर अद्वितीय। उसके बाद आता है उपयोगिता के उपयोग के आधार पर हम कितना उपयोग करते हैं। ठीक है,
उसके आधार पर फिर अधिकार क्षेत्र के आधार पर कि किसका किसका अधिकार है उस पर, फिर आता है लास्ट नवीकरणीय और पुनः प्राप्ति के आधार पर। तो पहला कौन सा है इसमें, देखो पहला कौन सा दिया है आपका, प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर क्या है, मतलब देखो प्रकृति के आधार पर प्राकृतिक, और दूसरा कौन सा है, मानवीय। प्राकृतिक यानी वह सभी चीजें जो मानव को, किसको, मानव को किसने दिए, प्रकृति ने। किसने दिए, प्रकृति ने। कैसे दिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि निःशुल्क दिए। देखो अब अरे सर ऐसा कौन सी बात होती है, निःशुल्क क्या, कुछ भी नहीं मिलता आज के जमाने में। जो ऑक्सीजन ले रहे हो वो निःशुल्क है कि नहीं है, कि कहीं ऊपर जाके टैक्स भर रहे हो, नहीं भर रहे हो ना। पानी जो आपको मिल रहा है उसका तो चलो खैर आप भरते हो, पर कहीं कहीं जो ऐसा है जो हमारी प्रकृति द्वारा, जो नल में आता है वो प्रकृति द्वारा नहीं है, जो नल में आता है वो प्रकृति द्वारा नहीं है, वो सरकार द्वारा है, इसलिए पैसा देना पड़ता है हमें। प्रकृति सब कुछ क्या देती है, फिर फ्री ऑफ कॉस्ट क्या देती है, संसाधन देती है। ठीक है, संसाधन जल वायु वगैरह सब किसके अंतर्गत आते हैं, इन प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। तो प्रकृति के आधार पर पहला कौन सा हो गया, प्राकृतिक संसाधन, दूसरा कौन सा है, मानवीय। अब मानवीय देखो मैं एक चीज बताता हूं, मानव और दूसरा क्या है, प्रकृति। पहला है मानव, दूसरा प्रकृति। मानव के बिना प्रकृति अधूरी और प्रकृति के बिना मानव अधूरा है। यानी कि दोनों एक दूसरे का, वो कहते हैं ना एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, जब तक वो दोनों पहलू नहीं होंगे यानी हेड और टेल नहीं होंगे तो सिक्का सिक्का नहीं कहलाएगा। दोनों हेड भी नहीं हो सकते, दोनों टेल भी नहीं हो सकते। कभी देखा कोई दोनों हेड वाला सिक्का, या देखा कभी दोनों टेल वाला सिक्का, ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं होता। तो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसी तरह हमारा जो पृथ्वी है वो मानव पर आश्रित है, यानी प्रकृति है वो मानव पर आश्रित है, मानव प्रकृति पर आश्रित है। तो इसलिए दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। हम प्रकृति को भी इतना नुकसान न पहुंचाएं कि वो हमें नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे। एक जरा सा कोरोना नाम है इसका, किसका नाम है, वायरस का, कोरोना नाम इतना सा है, पर कितना घमासान मचा दिया पूरे विश्व में। किसी एक देश की बात नहीं हो रही है, पूरे विश्व में इसने पूरा घमासान मचा दिया। पूरे देश को क्या कर दिया, लॉकडाउन कर दिया, पूरे देश को अपने ही घर में या अपने ही देश में बंद कर दिया। अब एक और वर्जन आ रहा है इसका, ये सुनने मारा फ्रांस वगैरह में, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो, ये दुआ कीजिएगा। तो जो कोरोना है ये एक महामारी है, ठीक है। तो जो प्रकृति है हमें एक मिनट में नीचे भी ला सकती है। मानव सोचता है कि मैं प्रकृति से सर्वोपरि हूं, पर जो ऊपर चढ़ता है वो अगला सिरा, जैसे यहां से एक मानव ऊपर चढ़ रहा है तो अगला सिरा नीचे आने का भी होता है। एक निश्चित बिंदु होता है ऊपर जाने का, फिर एक बिंदु होता है नीचे आने का। अब जब सांख्यिकी पढ़ोगे तो ये नियम है, जो चीज जितनी ऊपर जाती है वो उतनी नीचे आती है, ठीक है। तो मैं बता रहा था आपको कि मानव किस पर आश्रित है, प्रकृति किस पर आश्रित है, मानव पर। तो ये सामंजस्य होना चाहिए। तो मानव जो जो प्रकृति से प्राप्त करता है संसाधन, वो मानवीय संसाधनों के अंतर्गत आता थे। अगला देखते हैं, देखो जो सौर ऊर्जा आती है कहां से आती है, सूर्य से। सौर ऊर्जा कहां से आती है, सूर्य से। प्रकृति से क्या क्या, और देखो मैं बताता हूं आपको, प्रकृति से क्या क्या प्राप्त करता है मानव, सौर ऊर्जा है, मृदा है, जल है, ये सभी किससे प्राप्त करता है मानव, प्रकृति से। किससे प्राप्त करता है, निःशुल्क मात्रा में, ठीक है। ये हो गया प्रकृति के आधार पर दो, प्राकृतिक और दूसरा मानवीय। अगला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर है पहला भौतिक, दूसरा है जैविक। यानी भौतिक को क्या बोल सकते हैं, अजैविक। तो इसमें क्या आ जाएगा, पर्वत, पठार, नदियां, मैदान, ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे, भौतिक, या जिसको हम क्या बोल सकते हैं, अजैविक, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर तो ये हो गया। अब जैविक क्या है, जिसपे मानव या जीव जंतु पाए जाते हैं, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, वनस्पति, और क्या हो जाएगा, वनस्पति, ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे, जैविक संसाधनों के अंतर्गत आ जाएंगे। यानी कि उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के, जैविक, अजैविक। अजैविक को क्या बोल सकते हैं, भौतिक। भौतिक के अंतर्गत आ जाएंगे पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, घाटी, ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे, भौतिक या अजैविक के अंतर्गत आ जाएंगे। वो हो जाएंगे उत्पत्ति के आधार पर फर्स्ट, और सेकंड क्या हो जाएगा, जैविक, जिसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पति,
ये सभी जैविक के अंतर्गत आएंगे। अगला देखते हैं, तीसरा कौन सा है, वितरण के आधार पर या उपलब्धता के आधार पर। देखो वितरण, डिस्ट्रीब्यूट करना, वितरण क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना। वितरण का हम क्या बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना। यानी कि देखो किस किस प्रकार से हमारे पूरी पृथ्वी पर वितरण के आधार पर या मिलने के आधार पर आसानी से मिलता है कि नहीं मिलता है। जैसे कुछ चीजें ऐसी है जो इंडिया में है ही नहीं, कुछ चीजें ऐसी जो इंडिया में ही है, ठीक है ना। तो ये होता है वितरण या उपलब्धता के आधार पर। तो देखो पहला कौन सा है, सर्वसुलभ। तो नाम से आपको प्रतीत हो रहा होगा, जो कि पूरे विश्व में सभी के पास मिल जाए, पूरे विश्व में हर एक देश के पास में मिल जाता है, ठीक है। जल है, मृदा है, वायु है, ये सर्वसुलभ है, ये हर किसी को हर देश में मिल सकता है। मिट्टी है, खनिज तेल है, खनिज वगैरह है, तेल नहीं बोलेंगे, खनिज वगैरह है, ये सभी क्या होते हैं, सर्वसुलभ, जो कि आसानी से पूरे विश्व में हर एक देश को या हर एक कंट्री को मिल सकते हैं। अगला है सामान्य सुलभ, जो कहीं कहीं पर ही मिलते हों, जैसे कि जैसे पेट्रोल, खनिज तेल, वगैरह, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, सामान्य सुलभ के अंतर्गत आएंगे, जो कहीं कहीं कुछ कुछ देशों में उपलब्ध होते हैं। अगला होता है दुर्लभ, जो मतलब बहुत मुश्किल से, जैसे हीरा, सोना, चांदी, हीरा, सोना, चांदी वगैरह, ये सभी क्या हैं, दुर्लभ है, ये हर जगह उपलब्ध नहीं होते हैं। यानी हीरा हर जगह नहीं मिलता है, खदान में खोद खोद के थक जाओ तो भी हीरा नहीं मिलेगा। जो उसकी भौगोलिक संरचना है, जहां पर वो उपलब्ध है, वो वहीं पर मिलेगा। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं कि कहाँ मिलता है कहाँ नहीं, आपको बस डिफिनेशन याद रखनी है, ठीक है ना। और उसके अंतर्गत आने वाले तथ्य याद रखने के, हीरा, सोना वगैरह अगर ये है तो ये किसके अंतर्गत आएंगे, दुर्लभ के अंतर्गत आएंगे। और एक होता है अद्वितीय, लास्ट वाला। देखो अद्वितीय वो है जो केवल और केवल एक ही जगह मिले, केवल और केवल एक ही जगह। जैसे कि हीरा एक ऐसी चीज है जो इसके अंतर्गत भी आता है और इसके अंतर्गत भी आता है, ठीक है। यानी दुर्लभ के अंतर्गत भी आता है और अद्वितीय के अंतर्गत भी आता है। देखो सोना तो एक बार सब जगह मिल सकता है, कहीं कहीं मतलब जैसे 10 जगह मिल रहा है सोना और 2 ही जगह मिल रहा है हीरा, तो अद्वितीय के अंतर्गत क्या आ जाएगा, 2 नंबर वाला। यानी कि वो 2 ही जगह है, अद्वितीय, उसका जैसा कोई नहीं। अद्वितीय का मतलब भी क्या होता है, उसके जैसा कोई नहीं। यानी कि 2 जगह ऐसी जिसके जैसा कोई नहीं, जहां पर हीरा मिलता है। हीरा कहां से निकाला जाता है, खदानों से निकाला जाता है, खोद कर निकाला जाता है। सबसे मजबूत क्या है, कोई सा खनिज है तो वो क्या है, हीरा ही है। हीरे से क्या काटा जाता है, बहुत बड़े बड़े ग्लास को काटा जाता है, ठीक है। ग्लास वगैरह जो मार्बल वगैरह बड़े बड़े होते हैं ना, उसको भी हीरे से ही काटा जाता है। और हीरे को आप तोड़ नहीं सकते, ओरिजिनल जो डायमंड होता है ना, उसको आप तोड़ नहीं सकते, इतना मजबूत होता है वो, इतना डेंसिटी होती है उसके अंतर्गत, ठीक है ना। तो ये हो गया अद्वितीय, ठीक है। ये समझ आया आपको, वितरण या उपलब्धता के आधार पर। सर्वसुलभ जो सब जगह मिल जाए, सामान्य सुलभ जो कहीं कहीं मिले, दुर्लभ जो बहुत मुश्किल से मिले, और अद्वितीय जिसके जैसा कोई हो ही नहीं है, 1 या 2 ही जगह पर उपलब्ध हो। अगला देखते हैं उपयोग के आधार पर। हम उपयोग के आधार पर क्या क्या है उसको देखते हैं। एक होता है गुप्त, एक होता है अप्रयोजनीय, एक होता है विभव। अब इसका क्या है देख लेते हैं। देखो गुप्त के अंतर्गत क्या आएगा, वे संसाधन जो पदार्थ में निहित है लेकिन किंतु उपयोग में नहीं है। वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ में निहित है लेकिन उसका हमें अभी आभास नहीं है, वो गुप्त के अंतर्गत आता है। अगला है अप्रयोजनीय, ये वे संसाधन जिनका बोध मानव को नहीं होता है। देखो अप्रयोजनीय, जिसका प्रयोग किया ही नहीं गया हो, वो अप्रयोजनीय के अंतर्गत आता है, जिसका उपयोग मानव को अभी तक पता ही नहीं है। अगला आता है विभव। विभव वो होता है जिसका उपयोग तो पता है लेकिन वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। अगला है अप्रयुक्त, जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है कोई न कोई कारण
वश। तो मेन तो ये आपके 3 पहले वाले जो हैं वो मेन है, बाकी के 3 मेन नहीं है। ठीक है, अगला है अधिकार क्षेत्र के आधार पर। ये सबसे आसान है। अधिकार क्षेत्र के आधार पर देखते हैं क्या है अधिकार क्षेत्र के आधार पर। देखो अधिकार क्षेत्र का आधार पर, देखो अधिकार क्षेत्र मतलब किसी का न किसी का अधिकार होगा उस पर। अब वो किसका होगा, एक होगा पूरे विश्व का अधिकार, एक होगा केवल राष्ट्र का यानी देश का अधिकार, एक होता है केवल व्यक्तिगत अधिकार। विश्व के अंतर्गत वही जल, वायु, सौर ऊर्जा वगैरह, मृदा, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, विश्व के अंतर्गत। अधिकार जल का, जल पर सभी का अधिकार है, वायु पर सबका अधिकार है, वातावरण सभी का है, एक का थोड़ी के। या ऐसा कहते हैं कि भारत का ही, भारत में ही ऑक्सीजन मिलेगी और कहीं पे भी नहीं मिलेगी, यूएसए वगैरह में, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है। या यूएसए वाले कहते हैं कि सौर ऊर्जा जो पूरा प्रकाश आ रहा है कहाँ का, सूर्य का, सूर्य प्रकाश को कहते हैं। ठीक है ना, जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है वो हम ही लेंगे, किसी और कंट्री को देंगे नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो ये विश्व के लिए क्या, जल, वायु, सौर ऊर्जा, मृदा वगैरह ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, विश्व, यानी पूरे विश्व इसका उपयोग कर सकता है। अगला है राष्ट्रीय। अब राष्ट्रीय के अंतर्गत आता है कि कुछ कुछ मेन जो चीजें होती है, जैसे राष्ट्रीय हित क्या है, और राष्ट्र से संबंधित जो खनिज है, जो सभ्यताएं हैं। अब जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा है, कालीबंगा है, ये सभी जो सभ्यता है उस पर एक राष्ट्र का अधिकार होता है। ठीक है ना, तो जो सभ्यता जहां से मिली उसका अधिकार वहीं पर होता है। ठीक है, जैसे कि कालीबंगा कहां पर है, कालीबंगा कहाँ है, हनुमानगढ़ में। कहाँ है कालीबंगा, हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में कौन सी नदी के पास में, घग्गर नदी, घग्गर नदी के पास में ये सभ्यता पनपी थी। तो ये इस पर किसका अधिकार है, तो राजस्थान का अधिकार है। एक राष्ट्र के अंतर्गत एक राज्य का भी अधिकार हो सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता पाकिस्तान भारत के बीच में थी, अभी पाकिस्तान में है सिंधु घाटी। ठीक है, इसी तरह मोहनजोदड़ो है, अलग अलग जो सभ्यता उस पर एक राष्ट्र का अधिकार हो सकता है। अब आता है अगला व्यक्तिगत अधिकार। अब व्यक्तिगत अधिकार में क्या होगा, आप बताओ, सोचो, आपका किस पर अधिकार है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता है। आपका ऐसी कौन सी चीज है जो कोई और छीन नहीं सकता, उस पर व्यक्तिगत ही अधिकार होता है। ऐसा क्या, थोड़ा सोच के देखो, थोड़ा 2 मिनट में भी ब्रेक ले लूं। वह चीज जो केवल आपके लिए ही, आपसे कोई छीन नहीं सकता, वो आपका अधिकार है। क्या है, देखो, संपत्ति। ठीक है, संपत्ति। फिर क्या होता है, भूमि, संपत्ति और भूमि, और क्या कह सकते हैं, राशि, रुपया, जेवरात। जो आपका है वो दूसरे का नहीं कह रहा हूं किसी और का जेवरात अपना मत समझ लेना। ठीक है, तो यानी संपत्ति है, भूमि है, राशि है, रुपये जो आपने कमाए हैं, जो रुपये के रूप में वेतनमान आपको जो मिला है, जो आपके पास है, जो आपका है, वो आपसे कोई और नहीं छीन सकता है। ये आता है व्यक्तिगत के अंतर्गत। ठीक है, तो ये कुछ 3 होते हैं किसके, अधिकार क्षेत्र के आधार पर, विश्व, राष्ट्र, व्यक्तिगत। ठीक है, अगला और लास्ट है, अगला और लास्ट क्या है देख लेते हैं। ठीक है, अगला और लास्ट क्या है, अगला है शाश्वत। देखो, नवीनीकरण या पुनः प्राप्ति के आधार पर, जिसका पुनः प्राप्त किया जा सकता है, नवीनीकरण किया जा सकता है, पुराने से नया बनाया जा सकता है। उसमें पहला आता है शाश्वत। देखो, शाश्वत के अंतर्गत क्या है, वे संसाधन जिन्हें उपयोगी बनाने के बाद दीर्घ काल तक प्रयोग में लाया जा सकता है। दीर्घकालीन उपयोग हेतु समुचित तकनीक ज्ञात आवश्यक होती है। ठीक है, जैसे मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि कर उसे क्षरण से बचाकर दीर्घ काल तक उपयोग में कृषि कार्य किया जा सकता है। यानी शाश्वत के अंतर्गत वो होता है कि जैसे कि आपको एक मृदा है, अब मृदा का एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद वो अनुपजाऊ हो जाती है। क्या हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती है। तो उस अनुपजाऊ को आप बचा सकते हो कैसे, उर्वरकों का प्रयोग करके, सही मात्रा में सिंचाई करके। ठीक है, तो मृदा का कारण यही है कि मृदा का एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद वो अनुपजाऊ हो जाती है।
उसके अंतर्गत आप फसल नहीं बो सकते, तो उस अनुपजाऊपन को आप रोक सकते हो, उसका पुनः क्या कर सकते हो, पुनः उसका जो मेन मृदा जैसी चाहिए थी आपको वैसी बना सकते हो। कैसे कर सकते हो? उर्वरकों का प्रयोग करके और सिंचाई पद्धति का अत्यधिक उपयोग करके। तो ये हो जाता है शाश्वत। फिर अगला आता है क्या? संवर्धनीय। संवर्धनीय में क्या है? वे संसाधन जिनका गुणात्मक रूप से वृद्धि की जा सकती है, संवर्धनीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे लोहे की किस्म में गुणवत्ता करके स्टेनलेस स्टील बनाना। देखो कैसे। अगला है संवर्धनीय। संवर्धनीय का मतलब क्या है? देखो जैसे एक तो लोहा है और एक होता है स्टेनलेस स्टील, एसएस जिसको बोलते हैं, जो कारीगर वगैरह एसएस का लेके आना सामान यूं बोलते हैं, स्टेनलेस स्टील। देखो लोहा तो प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है, कहां से? खनिजों से खोद कर निकालते हैं, फिर उसका रूप परिवर्तित करके लोहा बनाते हैं। लोहे की कुर्सी वगैरह आपने हर चीज देखी होगी। अब उस लोहे को परिष्कृत कर दिया और उसकी गुणवत्ता में क्या कर दिया? गुणवत्ता में क्या कर दिया? बढ़ावा कर दिया, इंक्रीज कर दी, उसकी गुणवत्ता बढ़ा दी। पैसा भी बढ़ेगा, वो तो बात लाजिम है। तो लोहा जो पहले नॉर्मल लोहा था उसको क्या बना दिया उसने? स्टेनलेस स्टील, यानी जिस पर जंग नहीं लगता। स्टेनलेस स्टील का मतलब क्या होता है? जैसे घर पे काम चलता है तो बोलते हैं कि एसएस की जाली लाना या एसएस का ये लाना। तो एसएस का मतलब क्या है? एक तो होता है मोबाइल वाले तो ये सोच रहे होंगे सर स्क्रीनशॉट की बात कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट नहीं है, ये भी याद रख लेना। स्टेनलेस स्टील है ये। एसएस का मतलब स्टेनलेस स्टील, जिस पर क्या नहीं लगता है? जंग नहीं लगता है। जानते हो ना, जंग लग जाता है फिर वो मटेरियल काम का नहीं रहता। जैसे कोई टेबल है उसके ऊपर जंग लग गया, आप एक हाथ मारोगे तो टूट जाएगी वो, क्योंकि वो उसका जो मजबूतपन होता है ना वो टूट जाता है। पर लेकिन जो एसएस होता है जो लोहे से ही बनता है, उसमें कुछ और नए नए केमिकल वगैरह मिला करके बनाया जाता है। तो इसको आप, इस पर जंग ही नहीं लगेगा। पहली बात तो तोड़ने की बात तो अलग है, इस पर जंग ही नहीं लगेगा, जंग नहीं लगेगा, जैसी है वैसी ही रहेगी। तो ये क्या हो जाता है? संवर्धनीय, यानी कि जो वस्तु या जो संसाधन हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ उसको और परिष्कृत करके, उसका रूप परिवर्तित करके उसके मूल्यों में या गुणों में क्या कर देना? बढ़ोतरी कर देना। यानी उसका उदाहरण सीधे लिख सकते हो, साधारण लोहे को स्टेनलेस स्टील में परिवर्तित करना। ठीक है। अगला है असंवर्धनीय, जिनका अब देख लेते हैं इसकी भी क्या डेफिनेशन है। असंवर्धनीय वे संसाधन जिनका संवर्धन नहीं किया जा सकता है, इनके लिए वर्तमान रूप ही प्रयोग में लाया जाता है। उदाहरण जैसे अब जैसे कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिनका रूप परिवर्तन आप नहीं कर सकते, जो जैसी है वैसी ही उपयोग करनी होती है, तो वो होता है असंवर्धनीय के अंतर्गत आता है, जैसा जो प्रकृति ने दिया है वैसे कि वैसे ही हमें उपयोग करना होता है, वो होता है असंवर्धनीय। ठीक है। अगला होता है अवक्षीय, जिसको प्राप्त करना, जो कि मतलब जैसे कहा पढ़ा था, अभी एक आया था ना, ये रहा दुर्लभ। दुर्लभ बोल लीजिए या अवक्षीय बोल लीजिए, यानी कि जो पर्याप्त मात्रा में सभी जगह उपलब्ध नहीं होता, और यह भी अवक्षीय का मतलब भी पर्याप्त मात्रा में सर्वसुलभ ना होना। पर्याप्त मात्रा में सर्वसुलभ न होना, यानी हर जगह ये उपलब्ध नहीं होते हैं ऐसे संसाधन। तो ये पूरा एक चार्ट था, आपको कितने भागों में बांटा है? 6 भागों में। पहला कौन सा है? प्रकृति के आधार पर, फिर है उत्पत्ति के आधार पर, फिर है वितरण या उपलब्धता के आधार पर है, फिर उपयोग के आधार पर है, फिर अधिकार क्षेत्र के आधार पर है, और नवीनीकरणीय या पुनः प्राप्ति के आधार पर। तो ये कुछ 6 भाग थे, 6 के उपभाग थे। मैंने इसको डिस्प्ले करके डायरेक्ट बता दिया आपको। आई होप ये आपको समझ आया होगा। कुछ दिक्कत हो, कहीं समझ में प्रॉब्लम हो तो नोट्स भी मैं अवेलेबल करवा दूंगा। वैसे मुझे अगर इसको मैं लंबा खींचता तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट नोट में समझाने की कोशिश की। आप इस चार्ट को बस याद कर लें, डिटेल में आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा, सीधा से पूछेगा संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। तो वर्गीकरण में आपको ये 6 नाम लिखने, 6 के नीचे ये सारणी भी बना के आ जाओगे ना, तो आधे से ऊपर नंबर आराम से मिलेंगे, कुछ भी नहीं लिखोगे। ठीक है ना। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। थोड़ा शॉर्ट नोट पे निपटाने की कोशिश की है, तो देख लें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज करें,
थैंक्स फॉर वॉचिंग।